Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका जीएस के एक नए सेशन में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और दोस्तों आज हमारा जो सेशन का 5वां सेट है, डे 5 हम लोग का है, और इससे पहले के 4 सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उन सभी 4 सेट को आप लोग को देखना है तो जीएस की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग उसको देखिए और उसमें सभी चारों सेशन आपको मिल जाएंगे। और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो सेशन है, देखते हैं। सर देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, जो इंफॉर्मेशन आपके लिए है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सितंबर 2022 में हमारे जो अपकमिंग बैचेस हैं उससे संबंधित है। पहला बैच देखिए बेटा, हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो बैच है आपका 21 सितंबर 2022 को, ठीक है। और जो दूसरा बैच स्टार्ट हो रहा है 28 सितंबर 2022 को। ऐसे किसी भी बैच में एडमिशन लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही इंफॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण थी आप लोगों के लिए। अब हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। इसका महत्व ये है, देखिए एसएससी सीजीएल में अब देखिए बहुत ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। देखिए टीयर 1 की डेट्स डिक्लेयर हो चुके हैं। आप सभी बच्चों लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज को पकड़ लीजिए और इसको तब तक मत छोड़िएगा बेटा जब तक आपका टीयर 1 नहीं हो जाता और टीयर 2 नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि सभी प्रश्न ऐसे जो एसएससी में आए हुए हैं और आने की जो संभावना है वो सभी इसमें कवर कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, महायान संबंधित है किससे? पहली चीज तो महायान है क्या और वो किससे संबंधित है, ये प्रश्न है। और प्रश्न जो पूछा गया है आप सभी लोग देखिए, ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2017 में द्वितीय पाली में। ठीक है, तो ये प्रश्न है और इसके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। देखिए, पहला ऑप्शन है जैन धर्म, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध धर्म, तीसरा है सिख धर्म और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 आपके क्या हैं, 4 आपके रिलीजन हैं, इससे संबंधित विकल्प दिए गए हैं। अब इसका उत्तर क्या होना चाहिए ये हम लोगों को डिस्कस करना है। ठीक है, तो महायान देखिए बेसिकली क्या है, महायान आपका किस धर्म पे संबंधित है हम लोग चलिए देख लेते हैं। ये ऑप्शन आपके सामने है, बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। अब देखिए बेटा, जैन धर्म की जहां तक बात की जाए तो जैन धर्म में आपका विभाजन था श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। ठीक है, 2 संप्रदाय अलग हुए जैन धर्म से। और बौद्ध धर्म में क्या था, हीनयान और महायान। ठीक है, तो मैं यहां पे बौद्ध धर्म की बात हो रही है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा आप लोगों को। देखिए इसका जो डिवीजन था बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म में 2 डिवीजन है आपके। पहला आपका है हीनयान, सभी बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा, हीनयान है 2 संप्रदाय थे जिनमें बाद में बौद्ध धर्म जाके बट गया, और दूसरा था महायान। ठीक है, तो 2 आपके टेक्स्ट थे सेक्शन से जो जिसमें डिवीजन हुआ बौद्ध धर्म का, हीनयान और महायान। ठीक है, तो यहां पे क्या है बेटा, जो प्रश्न पूछा गया है वो महायान पूछा गया है, तो आपका विकल्प क्या होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह प्रश्न क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैंने आपको और दी बेटा। अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि श्वेतांबर और दिगंबर 2 जो संप्रदाय बाद में जैन धर्म में अलग हुए वे किस धर्म के हैं, तो आपको याद रखना है कि ये जैन धर्म से संबंधित हैं। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया? 2 कीवर्ड्स हैं बेटा। देखिए प्रश्न कभी भी आप लोग देखिए तो हमेशा यह ध्यान रखिए कि कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं। कीवर्ड्स अगर आप पकड़ लेंगे तो समझिए निश्चित रूप से आप उस प्रश्न को आपके सही करने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और कीवर्ड्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। 2 कीवर्ड्स हैं, पहला है चैत्य और दूसरा है विहार। ठीक है बेटा, तो चैत्य एंड विहार्स वर बिल्ट फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए इनका निर्माण किया गया था। और यह भी प्रश्न देखिए एसएससी में पूछा गया है, और किस पाली का प्रश्न है और किस वर्ष का प्रश्न है यह भी मेंशन किया है मैंने यहां पे। देखिए 2019 की द्वितीय पाली का प्रश्न है।
ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग इसका महत्व समझिए बेटा। जितने भी प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं यहाँ पे, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे प्रश्न भी मैंने इंक्लूड किए हैं बेटा जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी बच्चे लोग जो लोग सीजीएल की, सीएचएसएल की, एमटीएस की, सीपीओ की, जिन भी एग्जाम्स में बेटा जीएस आती है, इवन रेलवे की और स्टेट एग्जाम्स की, जिसमें भी एग्जाम में आपके जीएस पूछी जाती है बेटा, कम पूछी जाती है या ज्यादा पूछी जाती है उससे मतलब नहीं है। हमें क्या करना है, हमें जीएस को इस तरीके से रेडी कर लेना है बेटा, इतनी इंक्लूसिव हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हम किसी भी परीक्षा में बैठे बेटा तो 25 में से 22-23 क्वेश्चन आराम से सही कर लें, और आप कर लोगे। देखिए अपने अंदर आप विश्वास रखिए। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं किस पे, इस ऑप्शन पे। ऑप्शन क्या क्या है? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? ये आपके ऑप्शंस हैं जो आपको क्या करना है, चूज करने हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या होना चाहिए। यहूदी धर्म होना चाहिए कि ईसाई धर्म होना चाहिए कि बौद्ध धर्म होना चाहिए कि हिंदू धर्म होना चाहिए। अब देखिए चैत्य और विहार जो है, बेसिकली आप समझिए बेटा, चैत्य और विहार सबसे ज्यादा जो निर्माण हुआ वो एक ही धर्म के लिए हुआ था। ठीक है, एक ही धर्म के लिए सबसे ज्यादा बनाए गए, और वो ऑप्शन क्या है वो मैं आपके सामने ले आ रहा हूं। ये नन अदर देन इट इज बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म। ठीक है बेटा, तो बौद्ध धर्म में से संबंधित चैत्य और विहार जो है आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे और जो भिक्षुओं के लिए बनाए गए थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजाओं ने सबसे ज्यादा क्या किया, आश्रय दिया था और चैत्य और विहारों के निर्माण में सहयोग भी प्रदान किया था। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न भी आपके सामने हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं बेटा तीसरे सेशन पर। तीसरे सेशन पर आते हैं, तीसरे प्रश्न पर आते हैं जो हमारा है, गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजन है? तो गांधार कला का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा, इतिहास का प्रश्न है बेटा। और ये इंपॉर्टेंट है बेटा, कि इंपॉर्टेंट ये है कि किस परीक्षा में आया है ये, 31 अगस्त 2016 की स्नातक स्तरीय परीक्षा अर्थात सीजीएल का ये प्रश्न है। ठीक है बेटा, तो सीजीएल का भी प्रश्न है, आप समझिए बेटा। तो ये मत समझ के चलिएगा कि सीजीएल के प्रश्न इसमें नहीं आएंगे। सीजीएल के प्रश्न भी इंक्लूडेड हैं, सीएचएसएल के भी इंक्लूडेड हैं, एमटीएस के भी इंक्लूडेड है, इवन ऐसे सभी प्रश्न इंक्लूडेड हैं बेटा जो संभावित आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसके विकल्प देख लेते हैं बेटा हम लोग। गांधार आर्ट का क्या विकल्प है? आपके विकल्प है, पहला हिंद रोमन, दूसरा है हिंद यूनानी, तीसरा है हिंद इस्लामिक और चौथा है हिंद और चीनी। ठीक है, तो चार विकल्प आपके हैं, चार विकल्प आपके हैं। पहला हिंद रोमन, दूसरा हिंद यूनानी, तीसरा हिंद इस्लामिक और चौथा हिंद और चीनी। तो आप लोग सभी लोग चूज करके बताइए बेटा कि इसका क्या विकल्प होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें देखिए आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे बेटा तो आपको जो है एलिमिनेशन टेक्निक से भी क्या कर सकते हैं, आप इस प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं बेटा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक, हिंद चीनी और हिंद रोमन। अब देखिए गांधार आर्ट अगर हमारे दिमाग में आता है तो कहीं ना कहीं हमें याद आता है हमारे दिमाग में कि इतिहास में किसी एक शासक ने ही क्या किया था, सबसे ज्यादा इस आर्ट को प्रमोट किया था। ठीक है, तो अगर आप लोगों को नाम पता हो बेटा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी, ये देखिए ये क्या है, ये आपका फॉर्म है जो आपका गांधार आर्ट है। ठीक है बेटा, तो गांधार कला आपकी क्या है, हिंद यूनानी या इंडो ग्रीक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, सभी लोग देखिए, सभी लोग देखिए बेटा, जो फोर्थ क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ठीक है, आर्यभट्ट एंड कालिदास वर इन द कोर्ट ऑफ विच गुप्ता रूलर? ठीक है, किस गुप्त शासक के क्या थे, दरबार में थे, ये आपको बताना है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा कि ये भी प्रश्न आपका सीजीएल का प्रश्न है 2016 की द्वितीय पालिका। ठीक है, देखिए मैंने यहां मेंशन भी किया है बेटा, 2016 की द्वितीय पालिका आपका प्रश्न है, स्नातक स्तरीय
परीक्षा। इसका मतलब आप समझिए कि सीजीएल में भी कैसे प्रश्न आते हैं, स्टिल इट इज अचीवेबल, वो आपको क्या है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। मेंस में जीएस इंक्लूड हो जाने से बेटा ऐसा नहीं है कि जीएस आपको क्या है, आपकी कमजोरी बन जाएगी, आपके लिए फायदा है बेटा। आप प्री के लिए तो पढ़ ही रहे हैं और उसी के लिए, उसी एफर्ट में आपका वो क्या है, मेंस भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। और जीएस अब क्या करेगा बेटा, जीएस विल प्ले द डिसाइडिंग रोल। क्यों डिसाइडिंग रोल क्यों प्ले करेगा, इसलिए प्ले करेगा क्योंकि जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे मेंस में, वे फाइनल लिस्ट में अच्छे पद को प्राप्त करके आसानी से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए तो उत्तर देखते हैं बेटा। हम लोग पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस क्या हैं? पहला है कुमारगुप्त, दूसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है स्कंदगुप्त। तो 4 विकल्प आपके सामने है बेटा, जो आपको क्या करना है, इसका इनमें से एक विकल्प को चूज करना है। ठीक है, अब एक विकल्प को चूज करना है तो आप बताइए कि क्या विकल्प होगा। आप सभी बच्चे लोग आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा और आपके निश्चित रूप से परीक्षा में ये आ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पिछले वर्ष के प्रश्न ही जो है घुमा फिरा के रिपीट होते हैं और ये मान के चलिए कि अगर आप पिछले वर्ष के प्रश्नों पर कमांड कर लेंगे, जो मैंने सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है बेटा, डे 1 से लेकर जब तक आपका सीजीएल का परीक्षा नहीं होगा या सीएचएसएल, सीपीयूएसआई, जो भी परीक्षा आप एसएससी की दे रहे हैं, रेलवे की दे रहे हैं, अगर आप लोग इस सीरीज को फॉलो कर लेंगे तो ये मान के चलिए कि मोटा मोटा आपका 90% प्रश्न जो है आपका आराम से आप बन जाएगा, आपका एक लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय इज द राइट आंसर, चंद्रगुप्ता सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं अपने 5वें प्रश्न को, अगले प्रश्न को। वो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखें आप। अगला प्रश्न है, सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? रजिया सुल्तान का नाम आप सभी बच्चों ने सुना होगा, रजिया सुल्तान का नाम आप सब बच्चों ने सुना होगा। तो रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, ये प्रश्न है और ये भी प्रश्न जो है आपका 2019 में एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, इल्तुतमिश, बलबन, कैकुबाद और मोहम्मद तुगलक। तो चारों शासक जो हैं बेटा, ये चारों शासक जो हैं ये क्या हैं आपके, इनमें से आपको एक को चूज करना है और बताना है कि रजिया सुल्तान के पिता कौन थे। ये एग्जाम में पूछा गया। आप देखिए कितना आसान प्रश्न है बेटा, ये बहुत मुश्किल प्रश्न नहीं है। जिसने एक बार भी ढंग से पढ़ा होगा बेटा एनसीईआरटी को या जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं, तो आप निश्चित रूप से इस बुक क्या कर सकते हैं, इसका आराम से आंसर कर सकते हैं बेटा। और अगर जिसने पहली बार जो बच्चा कर रहा है, जो पहली बार ये बच्चा वीडियो देख रहा है, वो क्या करे बेटा, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, आपको प्रश्न के थ्रू कंसेप्ट गेन करना है, आपको प्रश्नों के माध्यम से कंसेप्ट गेन करना है और नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन होगा, देख लेते हैं, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश आपका राइट आंसर है। रजिया सुल्तान के पिता कौन थे, इल्तुतमिश थे। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने 5वां प्रश्न भी देखा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, देखिए, द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ऑफ नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कनेक्ट्स, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का पूर्व पश्चिम गलियारा किन 2 स्थलों को जोड़ता है? अब आप समझिए बेटा, नेशनल हाईवे की बात हो रही है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पूर्व और पश्चिम गलियारा, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किन 2 स्थानों को कनेक्ट करता है, यह प्रश्न है। और देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये ध्यान रखिएगा। और इसके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ठीक है, पहला विकल्प है गुवाहाटी से अहमदाबाद, दूसरा है सिलचर से पोरबंदर, तीसरा है गुवाहाटी से जूनागढ़ और चौथा है गुवाहाटी से दिल्ली। तो 4 विकल्प आपके सामने मैंने दिए हैं और आप सभी बच्चों को एक विकल्प चूज करना है। थोड़ा सा क्या करना है बेटा, प्रश्न को ध्यान से देखना है और लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है। अगर आपने थोड़ा भी प्रश्न के बारे में सुना होगा तो आप निश्चित रूप से इसको क्या कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए अब देख लेते हैं इसका क्या उत्तर होगा। 4 विकल्प हैं बेटा हमारे पास, गुवाहाटी से अहमदाबाद, सिलचर से पोरबंदर, गुवाहाटी से जूनागढ़ और गुवाहाटी से दिल्ली। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए।
हमारा उत्तर है सिलचर से पोरबंदर। बेटा आप सभी बच्चे लोग याद कर लें इस प्रश्न को, ये संभावित प्रश्न है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपका जो है। इस बार ये मान के चलिए कि एसएससी के जितने अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें से किसी ना किसी में ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए दैट इज द रीजन, इसी कारण मैंने बोला बेटा कि ये सीरीज आप सभी बच्चे लोग जरूर फॉलो करिए। डेली 1 बजे आपको ये मिलेगी सीरीज, 1 PM पर आप लोग जुड़िए और सभी बच्चे लोग जो है मैक्सिमम बच्चों को ये शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि उनको ये मैसेज पहुंचे कि ये सीरीज ऐसी चल रही है जो एग्जाम ओरिएंटेड है और जिस क्या है जो आपको क्या है सिलेक्शन के करीब पहुंचा सकती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वो ये रहा आपके सामने। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है आपके सामने, देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन रीजन फॉर द इंडियन ओशियन अर्थक्वेक एंड सुनामी ऑफ 2004। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर में आए भूकंप और 2004 की सुनामी का मुख्य कारण था, यह आपको बताना है बेटा। ठीक है, कौन हिंद महासागर में आए भूकंप और 2004 की सुनामी का मुख्य कारण था, इसका उत्तर आप बच्चों को बताना है। और आपके ऑप्शंस हैं, ये देखिए आपके ऑप्शंस क्या हैं, ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टूट, रप्चर बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट। नेक्स्ट है सोमाली प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टूट। अगला प्रश्न है यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टूट। और नेक्स्ट है आपका बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच टूट। तो ये 4 विकल्प हैं देखिए आपके सामने, और आपको क्या करना है, इसमें से किसी एक विकल्प को चूज करना है और बताना है कि क्या इसका कारण था। ठीक है बेटा, तो एक बार विकल्पों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और थोड़ा विश्लेषण करेंगे और फिर अपने उत्तर पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बेटा। पहला है ऑस्ट्रेलियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में जो है रप्चर जो हुआ था। दूसरा है सोमाली प्लेट और भारतीय प्लेट। तीसरा है यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। और चौथा है बर्मा प्लेट और इंडियन प्लेट। तो बेटा देख लेते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा। आप सभी लोग देखिए, ये इसका उत्तर है डी। तो डी विल बी द राइट आंसर बेटा। बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट के बीच जो टूट हुई या रप्चर जो हुआ, उसके कारण आपका इंडियन ओशन में 2004 में भूकंप और सुनामी आई थी। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके नॉलेज के लिए भी और आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण के लिए भी। क्यों? क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे हैं कि 2004 का पूछ रहा है तो ये पुराना हो गया, ये क्या है, ये आपका ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका जो है बेटा, ये क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी का कंसेप्ट है। ये ज्योग्राफी के कंसेप्ट के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा कि आपको वो कंसेप्ट जो है पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो करंट का क्वेश्चन नहीं है, पुराना नहीं है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके सीजीएल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज समटाइम्स नोन एज थर्ड पोल। अब आप समझिए, निम्नलिखित में से किसे कभी कभी तीसरा ध्रुव के रूप में जाना जाता है, मतलब थर्ड पोल किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपके सामने है हडसन हाईलैंड, दूसरा है रॉकी पर्वत, तीसरा है सियाचिन ग्लेशियर और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो 4 विकल्प हमारे सामने हैं। पहला है हडसन हाईलैंड, दूसरा है आपका रॉकी माउंटेन, तीसरा है आपका सियाचिन ग्लेशियर और चौथा है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 4 विकल्प में से आपको क्या करना है, एक विकल्प को चूज करना है। और बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है एट द सेम टाइम। क्यों? क्योंकि परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं जो टेस्ट करते हैं क्या, आपका नॉलेज और आपका अवेयरनेस, कि आप कितने अवेयर हैं। देखिए ये प्रश्न अवेयरनेस का ज्यादा है, नॉलेज का कम है। ठीक है, ठीक है, तो अवेयरनेस आपके सिलेबस में है बेटा। तो अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, अपने आसपास चल रही सभी चीजों को हम लोग क्या करें, ध्यानपूर्वक देखें और उनका विश्लेषण करें और हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उसको हम अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो ये जनरल स्टडीज पढ़ने का बेटा एकदम सही तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर है सियाचिन ग्लेशियर। बेटा सियाचिन ग्लेशियर को कभी कभी थर्ड पोल भी बोला जाता है। आपको कहीं ये देखने को मिला, निश्चित रूप से होगा, और नहीं मिला है तो मैं आपको प्रश्न के रूप में ये बता रहा हूं। ठीक है बेटा, अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, नेक्स्ट देखते हैं।
when the offices of president and vice president of India fall vacant simultaneously, who acts as president? जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? मतलब प्रश्न को समझिए बेटा, प्रश्न को समझिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में आपको जानकारी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर आवश्यक नहीं होगी तो पॉलिटी में बेटा अगर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात की जाए, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर्स की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका राष्ट्रपति भी है। ठीक है, एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर आपका क्या है? राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति उसके साथ कॉम्बिनेशन में चलता है और प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति भी ना हो पद पर अपने तो क्या होता है? उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ही इसलिए बना है कि राष्ट्रपति जब किसी कारणवश अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति तब तक कार्यभार संभालेगा जब तक राष्ट्रपति वापस ना आ जाए। ठीक है, लेकिन जब उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए उसी समय चला जाए छुट्टी पर, या मान लीजिए तबियत खराब हो गई, तो क्या होगा? तब काम कैसे होगा? देश के सबसे बड़े पद को क्या रिक्त रखा जाएगा? क्या ऐसा होगा क्या कि ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं बेटा भारत सरकार के जो अर्धरात्रि या रात में 4 बजे भी लिए जा सकते हैं, तो उसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है और राष्ट्रपति का पद कभी भी वैकेंट नहीं रह सकता किसी भी परिस्थिति में। तो उनके रिक्त पद के रूप में कौन कार्य करेगा ये हमें देखना है और हमारे विकल्प क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला विकल्प है भारत के प्रधानमंत्री, दूसरा है भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है आपका लोकसभा अध्यक्ष और चौथा है आपका भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो 4 विकल्प हैं बेटा। अब हमें और आपको क्या करना है? ये चूज करना है कि इसमें से क्या इसका उत्तर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। चलिए विकल्प देखते हैं और इसका सही उत्तर क्या है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल है, उसको ऑथोराइज किया गया है कि अगर ऐसी कभी परिस्थिति आती है जब भारत का राष्ट्रपति क्या हो, अपने पद पर ना आसीन हो, तो उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति भी मान लीजिए किसी कारणवश क्या व्यक्ति ही है, वो भी क्या हो सकता है? बीमार हो सकता है या छुट्टी पर जा सकता है। तो क्या अगर दोनों लोग पद पर ना हो तो आप क्या करेंगे? आप राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। ठीक है, तो मैं एक चार्ट बना रहा हूं, फ्लो चार्ट, उसके माध्यम से आप लोग समझिए कि क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, देखिए बेटा सभी लोग देखिएगा, राष्ट्रपति है। अब राष्ट्रपति अगर पद पर नहीं है तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर पद पर नहीं है तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। और अगर उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति भी अगर पद पर नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति का पद देखेंगे और उसके सभी निर्णय के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उनको ही देखा बोला गया है कि संविधान में कि आप ही क्या करेंगे? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जब दोनों नहीं होंगे तो आप ही इस जिम्मेदारी को संभालेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा 9वां प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। और देखिए ये एसएससी में पूछा जा चुका है, 2019 का प्रश्न है। हु अज्यूम्स द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ प्रेसिडेंट? रिजाइनिंग बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। इसका मतलब समझिए बेटा, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद त्याग करने के पश्चात कौन राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है? ठीक है, तो ये हमें क्या है प्रश्न में बताया गया है, मृत्यु हो जाए या इस्तीफा दे दे और महाभियोग के द्वारा उसको पद से हटा दिया जाए तो उसके बाद राष्ट्रपति का पदभार कौन ग्रहण करेगा? ठीक है, तो ये आपका 2016 एसएससी का प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ है बेटा। और देखिए कैसे प्रश्न पूछता है एसएससी, कितनी इजी प्रश्न नहीं है बेटा, ये कितने ट्रिकी प्रश्न पूछता है,
कितने ट्रिकी प्रश्न पूछता है कि अगर आपको क्या है थोड़ा भी ऊपर ऊपर वाला नॉलेज है तो आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे बेटा। तो इसीलिए बेटा ऐसी सीरीज मैंने यहां पे आपके लिए स्टार्ट की है कि आप सभी बच्चे लोग क्या कीजिए, इससे जुड़िए और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे तो परीक्षा में कभी नहीं गलत होंगे, आपका एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं जो विकल्प हमारे सामने क्या है। विकल्प आप देखिए, पहला विकल्प है राज्यसभा का सभापति, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है राज्यसभा का उपसभापति और चौथा है लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो चार विकल्प हैं, चार में से एक को आप सभी बच्चे लोग चूज करिए और चूज करके बताइए कि क्या इसका उत्तर होना चाहिए। एक बार पुनः मैं विकल्प रिपीट कर रहा हूं, राज्यसभा का सभापति, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, फिर राज्यसभा का उपसभापति और लोकसभा का उपाध्यक्ष। ये चार विकल्प आपके हैं, आप लोग बताइए फटाफट क्या इसका आंसर होना चाहिए। सोचिए दिमाग में अपने और देखते हैं हम लोग इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए राज्यसभा का सभापति दिया है, ठीक है। अब ये बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है, क्या उसका अलग से चुनाव होता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्यों? क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का आप लोगों ने सुना होगा बेटा, पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो, पदेन सभापति का मतलब है एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन आपका कौन है? वो है आपका भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है बेटा, तो आप सभी बच्चे लोग ये ध्यान दिए, देखिए यहां पे कितना ट्रिकी क्वेश्चन किया। देखिए यहां पे उपराष्ट्रपति नहीं लिखा है, उपराष्ट्रपति लिखता तो आपके लिए प्रश्न आसान हो जाता। ठीक है, यहां पे क्या लिखा गया, कितना स्मार्टली आयोग ने क्या किया, मंथन किया है और आपके लिए प्रश्न पूछा है कि राज्यसभा का सभापति ऑप्शन में दे दिया है। अब आप समझिए बेटा, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है। ठीक है, तो हमें और आपको क्या करना है, हमें और आपको अब हिंट मिल गया कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका दिमाग जो है आपको अप्रोच करने लगा होगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा है राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर या उपसभापति और चौथा है लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, या लोकसभा का उपाध्यक्ष, सॉरी ये डिप्टी स्पीकर है बेटा, लोकसभा का उपाध्यक्ष या डिप्टी स्पीकर। अब क्या करना है, अब ये देखना है हमें कि इसमें क्या आंसर होना चाहिए। अब आप लोगों ने आंसर पकड़ भी लिया होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने हिंट दे दिया। अब देखिए, अब आपके सामने ये है आंसर, राज्यसभा का सभापति, चेयरमैन ऑफ कौन? राज्यसभा। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो है वो क्या है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आपका वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और क्या होता है, वो राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, इस्तीफा देने पर, महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर क्या करता है, उसका पदभार संभालता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ये एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 2016 का। ठीक है, प्रथम बालिका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार ऐसे प्रश्न एसएससी पूछता है। और आपके सामने ये विकल्प हैं, भारत का प्रमुख न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का विधि मंत्री या लॉ मिनिस्टर और भारत का महान्यायकर्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, महान्यायिकर्ता सॉलिसिटर जनरल होता है और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो बताइए बेटा, आप सभी बच्चे लोग सोचिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस पे क्या आंसर इसका होना चाहिए। तो प्रथम विधि अधिकारी की बात हो रही है, प्रथम विधि अधिकारी की बात हो रही है और वो विधि अधिकारी क्या होना चाहिए, ये क्या करना है, ये हम लोगों को बताना है। चलिए देखते हैं बेटा कि क्या आंसर इसका हो सकता है। अटॉर्नी जनरल विल बी द राइट आंसर। भारत का महान्यायवादी जो होता है बेटा, वो देश का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, देश का प्रथम विधि अधिकारी या लॉ ऑफिसर अगर कोई होता है तो महान्यायवादी और अटॉर्नी जनरल होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमें और आपको क्या करना है, इसको गलत नहीं करना है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपके सामने। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट अथॉरिटीज कैन अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्राधिकारी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है? ठीक है,
अब ये भी बेटा आप लोग देख सकते हैं कि 2021 का ही प्रश्न है, एसएससी ने पूछा है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसको कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस क्या हैं ये रहे आपके सामने। पहला ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के क्या चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ये आपका क्या होगा, ये आपका विकल्प है। ठीक है, पहला विकल्प आपका ये है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, दूसरा विकल्प है आपका राष्ट्रपति, तीसरा विकल्प है आपका उपराष्ट्रपति और चौथा है आपका प्रधानमंत्री। तो 4 विकल्प है, हमें क्या करना है, हमें और आपको ये चूज करके बताना है कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बात ध्यान रखिए कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो भी होगी, आप समझिए बेटा, एक मुख्य सार में आपको बता दे रहा हूं, एक लाइन में बता दे रहा हूं कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या संवैधानिक पद हैं उन सभी की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो एक लाइन में मैंने आपको बता दिया कि ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और संवैधानिक पदाधिकारी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को हेड कौन करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर करता है और उसका अपॉइंटमेंट भी कौन करता है, उसका अपॉइंटमेंट भी भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देख लेते हैं हमारा विकल्प क्या होगा। हमारा विकल्प भी यही है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या है, वो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं ये हमारा क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंबल। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंबल, ये हमें क्या करना है, हमें बताना है। और चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। ठीक है, ये हमारा हिंदी है और इंग्लिश क्या है, विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर चंबल, ये हमें बताना है। और विकल्प क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। विकल्प आपके सामने है, ये रहे आपके विकल्प। पहला है अहमदाबाद, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है बद्रीनाथ और चौथा है कोटा। तो ये 4 शहर है, ये 4 शहरों के नाम मैंने आपके सामने दिए हैं बेटा। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एसएससी ने पूछा है 2017 में और दोबारा भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दोबारा भी आने की पूरी संभावना है, क्योंकि नदियों के किनारे बसे शहर जो है वो एसएससी का फेवरेट टॉपिक है इनसे प्रश्न पूछने का। और आप सभी बच्चे लोग जब भूगोल पढ़ें तो इन प्रश्नों को जरूर तैयार करें और बेस्ट मेथड है आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस है बेटा, उससे आप लोग कंसेप्ट को गेन कीजिए और डेली जो है 1 बजे जो है आप लोग जुड़ सकते हैं उसके लिए। ठीक है, 2017 का प्रश्न है बेटा और आप देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा कोटा। कोटा इज द राइट आंसर। चंबल नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है, तो कोटा आपका एकदम सही उत्तर है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि चंबल नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है। ये दूसरा प्रश्न मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए बताया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या है, लेकिन उससे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों के लिए रखा है, आपके लिए जानकारी के लिए। क्योंकि नदी के किनारे बसे शहर बहुत एसएससी पूछता है, तो कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने आपके लिए रखा है, वो देख लेते हैं। चलिए, चंबल नदी के तट पर कोटा राजस्थान, कोटा जो राजस्थान में है, कोटा शहर स्थित है, जबकि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, कोटा आपका क्या है, चंबल नदी के तट पर है और अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर है। ठीक है, अयोध्या आपका जो है वो सरयू नदी के तट पर है। ठीक है, अयोध्या आपका क्या है, वो सरयू नदी के तट पर है और बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के तट पर है। ठीक है बेटा, तो देखिए इतने 4 प्रश्न मैंने आपको क्या किए हैं, इस प्रश्न के साथ बेटा करा दिए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है, नदी के किनारे बने शहर एसएससी का फेवरेट टॉपिक है बच्चों और इससे प्रश्न पूछता ही पूछता है एसएससी। चंबल नदी के तट पर कोटा आपका स्थित है, जबकि अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर है।
ठीक है, तो 4 प्रश्न देखिए मैंने आपको बता दिए यहां पर केवल एक प्रश्न के माध्यम से। तो यहां बेटा जो प्रश्न डिस्कस हो रहे हैं 15-20 क्वेश्चन जो एक दिन में डिस्कस मैं कर रहा हूं बेटा, वो 15-20 क्वेश्चन आप मत मान के चलिए, वो आपके कम से कम 50 से 60 प्रश्न हैं। तो अगर आप 50 से 60 प्रश्न आपको पर डे अगर आप डिस्कस कर ले रहे हैं बेटा सेशन से जुड़ के 1 बजे डेली, तो आप समझिए बेटा 50 से 60 क्वेश्चन गुणे आप क्या कर लीजिए, गुणे आप 75 कर लीजिए, तो कितने प्रश्न हो गए बेटा। ठीक है, कितने प्रश्न हो गए बेटा, 1500 से 2000 प्रश्न आप डिस्कस कर ले रहे हैं बेटा। और 1500 से 2000 प्रश्न अगर आपने जीएस के क्या करिए एमसीक्यूज तैयार करके रखे हैं बेटा, तो आप किसी भी परीक्षा में बैठोगे बेटा, आप सभी बच्चों निश्चित मान के चलो कि आपको सफलता मिलनी ही है। जीएस आपकी कमजोरी नहीं बनेगा, आपकी समस्या नहीं बनेगा, आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चे लोग इसको फॉलो करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीच इन गोवा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बीच इन गोवा, कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है। अब आप समझिए बेटा सीजीएल क्या कर रहा है, सीजीएल थोड़ा सा क्या करता है, अपना लेवल जो है थोड़ा सा अप रखने के लिए अनकन्वेंशनल प्रश्न पूछता है, ट्रेडिशनल प्रश्न थोड़े से कम पूछ देता है। परंपरागत पूछते हैं, सीएचएसएल पूछता है, एमटीएस पूछता है, बाकी एग्जाम पूछते हैं, लेकिन सीजीएल क्या करता है, थोड़े से ट्रेडिशनल जो है वो कम पूछता है। ठीक है बेटा, तो ये प्रश्न आप देखिए, ये ट्रेडिशनल नहीं है आपका, कौन सा समुद्र तट गोवा में स्थित है। अब ये देखिए 2020 का ही प्रश्न है बेटा, 2020 का सीजीएल का प्रश्न है बच्चों। तो 2020 सीजीएल में ऐसा प्रश्न आया है बेटा, तो आप ट्रेंड को समझिए कि प्रश्न सीजीएल का लेवल जो है वो किस तरफ जा रहा है बेटा। टफ प्रश्न नहीं है, टफ प्रश्न नहीं है, गैर परंपरागत है। टफ और गैर परंपरागत में अंतर है बेटा, टफ नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल नहीं है, जैसा आता रहा है जीएस में वैसा नहीं है बस। ठीक है, तो टफ दिमाग में मत रख के चलिएगा। चलिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, पहला पालोलेम, दूसरा है वकरला, तीसरा है कडल और चौथा है मरीना। ठीक है, अब देखिए 4 बीचेस के नाम यहां पर दिए हैं, तट के नाम दिए हैं, और आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से क्या कौन सा तट जो है वो क्या है, गोवा में है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं बेटा, अच्छा प्रश्न है ये। पालोलेम जो है बेटा, पालोलेम बीच जो है ये आपका क्या है, गोवा में स्थित है। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2020 का ही है, और ये मान के चलिए ये निश्चित रूप से मैंने इसलिए इसको इंक्लूड किया है बेटा, क्योंकि ये आपका जो संभावित परीक्षा है आपके सीजीएल के टीयर 1 की, उसमें आपको ये देखने को मिल सकता है, और नहीं इसमें आया तो टीयर 2 में तो निश्चित रूप से आने की संभावना है। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि अच्छा प्रश्न है, और क्या होगा टीयर 2 में टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं बेटा। ठीक है, ना पूछे जाएंगे किसी भी एग्जाम में, टीयर 2 में या मुख्य परीक्षा में टफ प्रश्न नहीं पूछे जाते, गैर परंपरागत प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, नॉन ट्रेडिशनल प्रश्न जो है बढ़ जाते हैं, टफ नहीं पूछा जाता बेटा। टफ शब्द दिमाग से हटा दीजिए, टफ अगर पेपर बन गया तो सबके लिए टफ है। ठीक है, हमारे और आपके लिए केवल नहीं है, वो सबके लिए टफ है, तो इट इज इक्वल टू ऑल। ठीक है, तो गैर परंपरागत प्रश्नों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है पढ़ना बहुत जरूरी है बेटा, इसी के लिए ये सीरीज है। ठीक है, चलिए पालोलेम है आपका आंसर। अब कुछ फैक्ट्स मैंने देखिए इसके बारे में आपके लिए यहां पे रखे हैं, वो आप सभी बच्चों लोग देखिए ध्यान से। पालोलेम समुद्र तट गोवा में स्थित है, वकरला आपका केरल में है, कडल आपका पुडुचेरी में है, और मरीना आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है बेटा, मरीना का नाम तो आप सभी बच्चों ने सुना होगा बेटा, फेमस है। ठीक है, तो पहला आप लोग देख लेते हैं, पालोलेम आपका समुद्र तट गोवा में स्थित है, दूसरा है वकरला जो आपका केरल में स्थित है, तीसरा है कडल जो आपका पुडुचेरी में स्थित है, और चौथा है मरीना जो आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये 4 आपके क्या हैं, ये चारों बीचेस के मैंने आपको स्थान भी बता दिए, और हो सकता है कि यही आपके जो ऑप्शंस हैं यही आपके संभावित प्रश्न भी बन जाए। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा 14वां प्रश्न जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग आते हैं बेटा, अब हम लोग आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। ये 2017 का प्रश्न है बेटा, यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये सभी प्रश्न जो आप लोग देख रहे हैं बेटा, एक चीज आपके दिमाग में होगी कि मैंने प्रयास यही किया है बेटा कि इस सीरीज में कि पिछले 5 वर्ष के प्रश्नों को ही रखा जाए, 17, 18, 19, 20, 21 आप लोग लगातार देख रहे होंगे बेटा। ठीक है, तो ये प्रयास जो है वो इसलिए है क्योंकि पिछले 5 वर्ष के प्रश्न पत्र जो होते हैं बेटा, वो किसी भी परीक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और अगर उनको हम लोग कमांड कर लें, जिस भी परीक्षा को हम टारगेट कर रहे हैं वो परीक्षा
परीक्षा निश्चित रूप से हम और आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है, मिलकर। और इस सेशन का उद्देश्य भी यह है कि आपका एग्जाम जो है किसी तरीके से हम लोगों को क्या करना है, अच्छे मार्क्स से क्लियर कराना। चलिए अगला प्रश्न हमारा जो है, पृथ्वी से सबसे निकट का तारा कौन सा है? विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ? ये आपको क्या करना है, ये आपको बताना है। और आपके ऑप्शंस क्या हैं, वो ये आपके सामने हैं, ठीक है। पहला विकल्प है देखिए ध्रुव तारा, दूसरा है आपका सूर्य, तीसरा है आपका डॉग स्टार और चौथा है आपका सीरियस। तो 4 विकल्प हैं बेटा आपके सामने। और आप सभी बच्चों, ये प्रश्न तो आप सभी बच्चों ने कभी न कभी सुना ही होगा। और देखिए एसएससी ने सुनी हुई चीज भी जो बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, तारा मंडल और ध्रुव तारा के बारे में, उस पर भी प्रश्न बना दिया है, ठीक है। तो आप समझिए बेटा, तो जो बचपन से हमने सीखा है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी वेस्ट हो रहा है, कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एवरीथिंग जो हम लोग क्या करते हैं बचपन से सीखते हैं, वो सब हमारे कंपटीशन में क्या होती है, काम आती है बेटा। एक दिन का प्रोसेस आपका है ही नहीं। जीएस जो है वो एक दिन का प्रोसेस नहीं है बेटा। अगर आपने क्लास 6 से लेकर 8 तक भी अगर जीएस अच्छे से पढ़ी है तो आपका कंपटीशन जो है बहुत इजीली निकलेगा। तो आप सुनते भी होंगे कि कोई बच्चे होते हैं जो प्रथम अटेम्प्ट में ही आईएएस क्वालिफाई कर जाते हैं या एसएससी क्वालिफाई कर जाते हैं। ऐसा होता कैसे है? ऐसा थोड़ी ना है कि उन्होंने पहले अटेम्प्ट में क्या किया, वो 24 में से 24 घंटा पढ़ लिया और क्लियर कर लिया। 24 में से 24 घंटा तो कोई नहीं पढ़ सकता। लेकिन होता क्या है कि जब क्लास 6 से लेकर उन्होंने पढ़ाई की तो इतने अच्छे से पढ़ाई की है, या क्लास 9, 10, 11, 12 की पढ़ाई उन्होंने इतने अच्छे से की है कि जब वो कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो उनके कंसेप्ट इतने क्लियर होते हैं, फैक्ट्स इतने दिमाग में रहते हैं कि उनको 1 साल से ज्यादा लगता ही नहीं है और प्रथम प्रयास में वो एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। और जिनके क्लियर नहीं होते उनको क्लियर करना पड़ता है, उनको दूसरा, तीसरा और चौथा अटेम्प्ट लगता है। तो दैट इज द मेन डिफरेंस बेटा। कोई मिरेकल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता। देखिए सब कुछ क्या है, एफर्ट के ऊपर है बेटा, ठीक है। तो पृथ्वी का सबसे निकट का तारा कौन सा है, हम लोग उत्तर देख लेते हैं। वो आपका क्या है, सूर्य है। आप सभी बच्चों ये उत्तर तो आप सबको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा जो है, लेकिन उससे पहले कुछ फैक्ट्स मैंने इस प्रश्न के संबंधित आपके लिए दिए हैं, वो आपके सामने है। देखिए पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारा सूर्य है। पृथ्वी इसी सौर मंडल का एक हिस्सा है और यह सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है बेटा। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी बेटा। हम सभी जानते हैं कि सूर्य की रोशनी जो है मानव जीवन के लिए और वनस्पतियों के लिए कितनी आवश्यक है, और हम उसी सौर मंडल का हिस्सा हैं, ठीक है। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है बेटा। और देखिए इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये प्रश्न आपका सीजीएल का ही आया हुआ है, 2021 का प्रश्न है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बेटा, और आप सभी बच्चों को इसको घर से करके लाना है। आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे लोग इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करके बताएंगे बेटा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये है, उसके बाद मैं कमेंट बॉक्स में ही आपको आंसर करके इसका बताऊंगा या नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा। तो चलिए ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, वो ये रहे। पहला है असंजक बल, दूसरा है पृष्ठ तनाव, तीसरा है ससंजक बल और चौथा है श्यानता। तो ये 4 विकल्प हैं, आप सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही सेशन के लिए जुड़े रहिए। कल दोपहर 1 बजे पुनः हम लोग मिलते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.